दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1857 की क्रांति के बारे में, यानी कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। दोस्तों, 1857 की जो क्रांति है, इसको भारतीय आज़ादी के लिए या स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई माना जाता है, या यूँ कह लो क्या ये मील का पत्थर कहा जाता है इसको आज़ादी के मामले में। मैं आपको बता दूं कि इस लड़ाई या फिर इस युद्ध के कई नाम हैं, जैसे कि सैन्य विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, सामंतवादी प्रतिक्रिया, जन क्रांति, राष्ट्रीय विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र या फिर ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि इस युद्ध के या इस क्रांति के इतने सारे अलग अलग नाम क्यों हैं? क्योंकि मैंने अभी इसको ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध बताया, या मुस्लिम षड्यंत्र बताया, तो इतने नामों की क्या जरूरत पड़ रही है? तो ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप इसका स्वरूप पढ़ोगे और इसके कारण पढ़ोगे। और वो आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से ही पढ़ाऊँ। मैं चाहूँ तो आपको सीधे सीधे कहानी सुना के ख़त्म कर सकता हूँ खेल, लेकिन आपको कुछ एक ज़रूरी पॉइंट्स बताने हैं जो आपको एग्ज़ाम में भी काम आए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले इस क्रांति के बारे में आप कुछ एक बेसिक चीज़ें जान लीजिए। पहली चीज़ तो ये थी कि ये क्रांति एक सशस्त्र विद्रोह था, यानी कि मैंने आपको बताया था इमरजेंसी वाली वीडियो में कि जब देश के अपने ही लोग किसी कारणवश गवर्नमेंट से या मैनेजमेंट से नाराज होकर सशस्त्र विद्रोह करने लगे, हथियार के साथ विद्रोह करने लगे, तो वहाँ पे स्थिति बदतर हो जाती है। ठीक है, ये जो विद्रोह था ये 2 वर्षों तक भारत के अलग अलग हिस्सों में चला था, और इसका प्रारंभ जो था वो छोटे छोटे क्षेत्रों में छोटे छोटे झगड़ों से शुरू हुआ था, लेकिन आगे चलकर इसने एक बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया था। हालांकि आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने इस क्रांति पर काबू पा लिया था, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, और वो प्रभाव ये था कि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था वो खत्म हो गया और ताज का राज शुरू हो गया। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि पहले भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था, लेकिन इस क्रांति के बाद खुद ताज ने जिम्मेदारी ले ली कि भारत का शासन अब वहीं से होगा। तो ये एक बहुत प्रभावित करने वाली क्रांति थी। अब हमें इस क्रांति के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमें विस्तार में पढ़ने होंगे, जिससे हमें ये बात समझ में आ सके कि 1857 की क्रांति हुई क्यों थी, उसके कारण क्या थे, कैसे वो शुरू हुई, कैसे वो खत्म हुई, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो एक एक करके हम ये चीज़ पढ़ सकते हैं। तो इन पॉइंट्स में सबसे पहले है 1857 की क्रांति का स्वरूप, उसके कारण, उसका शुरुआत या फिर प्रारंभ, उसका विस्तार, उसकी असफलता के कारण और परिणाम। मतलब ये जो 6 पॉइंट्स हैं, हम अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो पूरी क्रांति हमें समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेके सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, सीधे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, और वो मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको एक लाइन में उत्तर देने में आसानी हो जाए। सबसे पहले 1857 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाब है लॉर्ड पाम्स्टन। इसके अलावा 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लिखोगे चार्ल्स जॉन कैनिंग। ये नाम बहुत ज़रूरी है, इसका नाम बहुत बार यूज़ होता है, कैनिंग। तो चार्ल्स जॉन कैनिंग कौन थे? गवर्नर जनरल थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पाम्स्टन थे। अगला सवाल पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के वक्त मुगल बादशाह कौन था? मतलब मुगल एम्पायर का कौन सा बादशाह बैठा था? तो आपको लिखना है बहादुर शाह सेकंड या फिर द्वितीय, जिसको आप बहादुर शाह जफर भी कह सकते हो। फिर पूछा जाएगा कि इस पूरी क्रांति को दबाने के लिए ओवरऑल फील्ड मार्शल कौन था अंग्रेजों की तरफ से, या यूँ कह लो कि सेनापति कौन था उनका? तो आपको लिखना है कॉलिन कैंपबेल। ये नाम बहुत ज़रूरी है, कॉलिन कैंपबेल आपको याद रखना है, अभी बार बार आएगा ये नाम, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा पूछा जाएगा कि इस 1857 की क्रांति का चिन्ह का क्या था। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज के चिन्ह होते हैं, तो इस क्रांति का भी एक चिन्ह था। तो देखो 2 चीज़ों का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, एक तो है रोटी और दूसरा है कमल का फूल। तो रोटी और कमल, ये 2 चीज़ें आपको चिन्ह के रूप में याद रखनी है। ये वो 4-5 पॉइंट्स हैं जिससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है, तो आपको ये चीज़ें नहीं छोड़नी है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्वरूप के बारे में। अब देखो, स्वरूप की अगर आप बात करोगे तो इस क्रांति के स्वरूप को समझना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अलग अलग संज्ञा दी है, अलग अलग नाम दिया है, और इसी कारणवश इस पर कई सारे विवाद भी हुए हैं। जैसे कि अगर आप बात करोगे ब्रिटिश इतिहासकारों की, तो चूंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था जब ये रिवॉल्ट हुआ, तब जब ये क्रांति हुई, तो ऐसे में अगर उन्हें इस क्रांति के बारे में कुछ लिखना होगा तो वो कुछ अच्छा तो लिखेंगे नहीं। तो वो सीधे सीधे इसको सैनिक विद्रोह का नाम दे देते हैं कि कोई प्रॉब्लम हुई थी और उस प्रॉब्लम की वजह से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जिसे आगे चल के ब्रिटिशर्स ने दबा दिया। तो ब्रिटिशर्स की ज़्यादातर किताबों में इसका स्वरूप सिर्फ सैनिक विद्रोह तक ही सीमित है। लेकिन जब आप बात करोगे भारतीय इतिहासकारों की,
तो उन्होंने इस क्रांति को महान युद्ध बताया है। बीडी सावरकर ने इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम बताया है। तो ऐसी स्थिति में आप भारत में इसका एक व्यापक स्वरूप देखते हो। तो अब इसमें से प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि कौन से इतिहासकार ने इस क्रांति को किस स्वरूप में रखा है, मतलब इसे क्या कह के पुकारा है, ये आपको याद रखना है। अब उसमें भी चुनिंदा नाम होते हैं जो फेमस इतिहासकार होते हैं, उन्हीं के बारे में बताया जाता है और उन्हीं के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आगे चल के वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब आपको स्वरूप का मतलब समझ में आया कि इसका स्वरूप है क्या। तो आप बेसिकली लिख सकते हो कि हर इतिहासकार के लिए 1857 की क्रांति का अलग अलग स्वरूप है। इसके बाद बात करते हैं क्रांति के कारणों के बारे में, जिससे डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि 1857 की क्रांति के कारण बताओ। तो आपको याद होने चाहिए। मैं आपको कुछ एक कारण सीधे सीधे बता रहा हूँ, फिर उनको डिटेल में बताऊंगा। कारण है पहला राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण, चौथा धार्मिक कारण और पांचवा सैनिक कारण। पहले बात करें इसके राजनीतिक कारण की, तो देखो इसके राजनीतिक कारण एक एक करके आप लिख सकते हो। पहला लिखोगे लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि 1798 में तत्कालीन गवर्नर जनरल ने एक संधि की थी, जिसके तहत राजाओं के साथ 3 शर्तें रखी गई थी। मतलब कुछ एक राजा ऐसे थे जो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, मतलब अंग्रेज़ों के अधीन काम कर रहे थे, तो उनके सामने शर्त रखी गई थी। पहली शर्त ये थी कि सभी संयोगी राजाओं के जो भू क्षेत्र होंगे, मतलब जहां उनका राज चल रहा है, वहां पे ब्रिटिश सैनिकों को तैनात किया जाएगा और उनका जो खर्चा है, जो रख रखाव है, वो भी वही राजा देखेंगे, मतलब कंपनी नहीं देखेगी, राजा देखेंगे। पहली शर्त तो ये थी, राजा इस चीज़ से नाराज़ थे। दूसरी शर्त ये थी कि राजा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति की जाएगी, जिससे कि गवर्नर जनरल को राजा के अगले कदम के बारे में जानकारी मिल सके। आप सोच के देखिए कि राजा का दरबार है, उसमें राजा के अपने कुछ लोग होते हैं, तो उसमें ब्रिटिशर्स का भी एक आदमी होगा जो राजा की हर गतिविधि की खबर किसे देगा? गवर्नर जनरल को देगा। तो इससे भी राजा नाराज थे। और तीसरी चीज़ क्या थी इसमें? तीसरी ये थी कि राजा किसी और शासक के साथ कोई संधि कर नहीं सकता और अंग्रेज़ों की ये जो संधि है उसे तोड़ नहीं सकता। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई 2 राजा आपस में मिल जाएं। ये शर्त इसलिए रखी गई थी क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि अगर 2 या 3 या 5 राजा आपस में मिल गए, उन्होंने अपनी ताकत बढ़ा ली और उन्होंने ब्रिटिशर्स को वहां से खदेड़ दिया, तो सारा का सारा राज चला जाएगा। तो ऐसे में ऐसी शर्त रखी गई कि आप दूसरे राजा के साथ कोई संधि नहीं कर सकते और हमारी संधि तोड़ नहीं सकते। तो इस वजह से भी राजा नाराज थे। तो राजनीतिक कारणों में पहला कारण ये संधि बना था, जिसकी वजह से राजाओं के अंदर एक रोष था कि ये लोग हमारा पूरा राज छीन रहे हैं और अपने मुताबिक हमें चलने पर मजबूर कर रहे हैं। दूसरा जो राजनीतिक कारण था वो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति थी। ये जो नीति थी ये भी राजाओं के खिलाफ ही थी एक तरीके से, मतलब जो भी बादशाह, जो भी राजा थे, उनके खिलाफ ही थी। इसके तहत ये होता था कि जैसे कोई राज्य है, उसमें कोई राजा बैठा हुआ है और राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब कोई बेटा नहीं है जो आगे उस चीज़ को संभाल सके। तो इस नीति के हिसाब से जो आगे चल के इसका जो राज होगा इस पूरे राज्य का, वो ब्रिटिशर्स ही चलाएंगे, वहाँ पे ब्रिटिश राज ही होगा। मतलब यहीं पे राजतंत्र की समाप्ति हो जाएगी यहाँ पे। तो ये जो नीति थी राजाओं को सीधे सीधे अपने खिलाफ ही लग रही थी, क्योंकि गोद लेने का कानून भी होना चाहिए ना, कि हमारा राज भी चलता रहे। तो इन 2 कारणों से तो इन्होंने राजाओं को बुरी तरीके से नाराज कर दिया था। तीसरा राजनीतिक कारण था झांसी के उत्तराधिकारी पर रोक, यानी कि झांसी के जो राजा थे उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो रानी थी, मतलब रानी लक्ष्मीबाई जो थी, वो अपने बेटे दामोदर राव के लिए जो हक थी वो चाहती थी, मतलब वो चाहती थी कि वो उस गद्दी पर बैठे। लेकिन अंग्रेज ये कह रहे थे कि अब इस गद्दी पे कोई नहीं बैठेगा, यहाँ पर भी ब्रिटिश राज ही होगा। और इसी को लेके जो संघर्ष शुरू हुआ था रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच में। वहीं इसी कारण के साथ साथ नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी गई थी। आपको अच्छी तरह पता है कि जब ब्रिटिश राज फैलने लगा था तो राजाओं को उनके भत्ते दिए जाते थे, मतलब राजाओं को स्पेशल पैसा दिया जाता था कि अब यहाँ पे ब्रिटिश राज है लेकिन आपका ख्याल हम लोग रखेंगे। लेकिन उसी में नाना साहब की जो पेंशन है वो भी रोक दी गई थी। तो ये भी एक विद्रोह का कारण बना था। इसके अलावा जो राजनीतिक कारण था वो था सतारा और नागपुर पर ब्रिटिशर्स का जबरदस्ती कब्जा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो कब्जा हुआ था ये गलत तरीके से हुआ था और वहाँ की जो जनता थी उनके अंदर रोष था ब्रिटिशर्स के प्रति। तो ये भी विद्रोह का कारण बना। और एक और कारण था कि किसानों से उनकी ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा छीनी जा रही थी। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने ही ज़मींदारी पर जोर लगाया था, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया था। तो ऐसे में ज़्यादातर किसानों से उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी। तो किसानों के अंदर भी गुस्सा था। अब आप एक चीज़ देखोगे इन कारणों के अंदर कि इनमें राजा नाराज़ हैं, बादशाह नाराज़ है और यहाँ पे झांसी की रानी नाराज़ है, यहाँ पे सतारा और नागपुर के लोग भी नाराज़ हैं और किसान भी नाराज़ हैं।
तो सबकी अपनी अपनी वजह थी विद्रोह की, और यही कारण था कि इस क्रांति को अलग अलग नाम मिले। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका स्वरूप तय क्यों नहीं है, क्योंकि किसानों के लिए अलग चीज़ चल रही है, राजाओं के लिए अलग चल रही है, ज़मींदारों के लिए अलग चल रही है, झांसी की रानी के लिए अलग चल रही है, सतारा और नागपुर के लोगों के लिए अलग चल रही है। तो ये सारे राजनीतिक कारण थे जो लोगों के अंदर धीरे धीरे गुस्सा भर रहे थे। इसके बाद आता है आर्थिक कारण, कि भाई आर्थिक कारण कौन कौन से रहे जिसकी वजह से लोगों के अंदर विद्रोह पैदा हुआ। पहला था भारतीय कारीगरों से उनकी रोजी रोटी छीनना। देखो, जब ये क्रांति का वक्त आ रहा था उससे पहले इंग्लैंड के अंदर औद्योगिकरण की क्रांति आ रखी थी, मतलब वहाँ पे मशीनों से काम शुरू हो गया था। अब होता ये था कि जो चीज़ें भारतीय कारीगर बनाते थे उनके ऊपर भारी टैक्स लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से वो महंगी हो जाती थी। और चूंकि वहाँ पे मशीनों से बन के चीज़ें आ रही हैं इंग्लैंड से, तो वो चीज़ें सस्ती आती थी, उन पे टैक्स लगाते नहीं थे। तो यहाँ पे लोग इंडियन कारीगरों की चीज़ें जो बन रही थी वो तो खरीद नहीं रहे थे, और ब्रिटिशर्स की चीज़ें खरीद रहे थे। तो ऐसे में जो भारतीय कारीगर थे वो बर्बाद हो रहे थे, उनकी रोजी रोटी छिन रही थी, वो गरीब हो रहे थे। इसे आप अंग्रेज़ों की क्रूर व्यापारिक नीति भी कह सकते हो, कि सिर्फ खुद बढ़ना है, खुद के देश में पैसा आना चाहिए, बाकी देश बर्बाद होने चाहिए, बाकी कॉलोनी बर्बाद होनी चाहिए। दूसरा जो कारण आप इसमें दे सकते हो वो ये है कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थायी बंदोबस्त की नीति। अब होता ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य में क्या होता था कि ज़मींदारी को बढ़ावा दिया जाता था। वो ये करते थे कि कुछ एक लोग होते थे जो पैसे वाले होते थे, उनके नाम सारी ज़मीन करवा देते थे, और वो ये कहते थे कि तुम किसानों से टैक्स लो और हम तुमसे लेंगे, मतलब हम सिर्फ एक आदमी से डील करेंगे और तुम 100 आदमियों से डील करो। तो ऐसे में उनका काम आसान हो जाता था और किसान बेचारे पिसते रहते थे, और इन्हीं सब के कारण किसानों की हालत बहुत ख़राब होती चली गई, और इसके अलावा भारतीय कृषि की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई। लेकिन इस खराब कृषि के दौरान भी अंग्रेज़ों ने टैक्स लगाना नहीं छोड़ा, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाते थे, और उस टैक्स के चक्कर में कई सारे किसानों के घर भी बिक जाते थे। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया था किसानों के अंदर कि ज्यादती हो रही है हमारे साथ। तो ये सारे थे आर्थिक कारण। इसके बाद आते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। इसको मैं मिक्स करके आपको बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो, इसमें पहला कारण ये था कि 1856 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। ये जो अधिनियम बनाया गया था ये स्पेशली ईसाई लोगों के पक्ष में बनाया गया था। आपको पता है कि कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई थे, और वो ये कहते थे कि जितने भी ईसाई हैं उन्हें ही नौकरी में, शिक्षा में आगे बहुत सारे अवसर मिलेंगे, बाकी जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुसलमान या पारसी या जितने भी लोग हैं, उन्हें नहीं मिलेंगे। तो इसने समाज के अंदर एक खाई पैदा करती थी। दूसरा कारण ये था कि भारतीय समाज में सुधार कार्य। अब ये जो सुधार कार्य थे ये हिंदू रीति रिवाजों में भी किए गए थे और मुस्लिम रीति रिवाजों में भी किए गए थे, और भी कोई रीति रिवाज थे उनके अंदर भी किए गए थे, जैसे कि सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया। तो ऐसे में जो रूढ़िवादी समाज था, रूढ़िवादी मतलब वो लोग होते हैं जो थोड़े से कट्टर होते हैं, तो ये जो कट्टर समाज थे दोनों ही समाजों में, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन समाजों के लोगों को बुरा लगा कि ये लोग हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये भी गुस्से का कारण बना। और इसके अलावा तीसरे कारण में आई अंग्रेजी शिक्षा। इस चीज़ के ऊपर ब्रिटिशर्स ने ऐसे काम किया कि जो पुराने गुरुकुल के सिस्टम जो चल रहे थे, जो पहले की जो भारतीय शिक्षा थी उसके सिस्टम को ख़त्म करके अंग्रेजी शिक्षा को लाया गया। उन्होंने ये कहा कि जो भी इंसान अंग्रेजी शिक्षा के तहत पढ़ता है वो ज़्यादा काबिल है और उसको ज़्यादा अवसर दिए जाएंगे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त करना शुरू कर दिया था। और इसी में आखिरी कारण में आप लिख सकते हो कि उन्होंने ईसाई प्रचारकों यानी कि मिशनरियों को बाजार में छोड़ दिया था, मतलब लोगों के बीच में छोड़ दिया था कि आप जाओ, अपने धर्म की तो प्रशंसा करो और बाकी धर्मों की निंदा करना शुरू कर दो। तो उस समय के लोगों को ये लगा कि ये हमारे कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं, ये हमारे धर्म के खिलाफ बुरा बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी गुस्से का कारण बनी। तो ये जितने भी सामाजिक और धार्मिक कारण थे, यहाँ पे रूढ़िवादी लोग और स्पेशली हिंदू मुसलमान लोग ये कुछ ज़्यादा ही भड़के इसके चक्कर में। अगला कारण था सैनिक कारण। इसमें क्या होता था? इसमें पहला कारण ये था कि भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। मतलब मान लो कि कोई ब्रिटिशर्स की परेड चल रही है, तो उस परेड के दौरान उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है, उसका मजाक उड़ाया जाता था। मतलब तीनों चीज़ों का, सभ्यता, संस्कृति और धर्म, तीनों चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता था, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर हर एक सैनिक के अंदर गुस्सा भरने लगा, हर एक भारतीय सैनिक के अंदर। दूसरा कारण ये था कि वेतन, पदोन्नति और तैनाती के अंदर भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। मतलब उन्हें कम वेतन दिया जाता था,
उनकी कम पदोन्नति की जाती थी और उनकी तैनाती ऐसी जगहों पे की जाती थी जिसको वो गलत मानते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए भारतीय सैनिक जो हैं उसमें से भी हिंदू सैनिक जो हैं उन्हें समुद्र पार लड़ने के लिए भेजा जाता था। अब उस समय के रूढ़िवादी लोग ये मानते थे कि भारतीयों के लिए समुद्र पार करना ठीक बात नहीं है। उस समय की सोच ये थी। तो ऐसी स्थिति में उन्हें ये चीज़ बुरी लगती थी कि हमारे साथ जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, हमारी मान्यताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये जितने भी कारण मैंने आपको भी बताए, सैनिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, ये जितने भी कारण थे ये कहीं ना कहीं काफ़ी समय से चले आ रहे थे। मतलब समझ लो 50 साल या 60 साल या 100 साल से चले आ रहे थे और धीरे धीरे करके लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर क्या हुआ कि 1857 में एक तात्कालिक कारण आया। मतलब ये वो था जो किसको आप कह सकते हो पिन पॉइंट, कि इस पिन को आपने खींच दिया तो बम फट गया। वो कारण क्या था? वो था चर्बी वाले कारतूस। अब इसके बारे में आपने सुना होगा, मंगल पांडे पे एक मूवी बनी थी, उस मूवी के अंदर बताया गया था चर्बी वाले कारतूस के बारे में। हुआ ये था कि उस समय पे एक नई राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल। इस राइफल में जो कारतूस डलता था, उस कारतूस के साथ दिक्कत ये थी कि उसके अंदर चर्बी मिली होती थी। वो चर्बी या तो गाय की हो सकती थी या फिर सूअर की हो सकती थी, हो सकता है कि दोनों की भी हो। तो ऐसी स्थिति में हिंदुओं के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो गाय को बड़ा पूज्य मानते थे, या फिर मानते हैं, आज भी मानते हैं। तो ऐसे में वो उस चर्बी को मुंह से नहीं लगा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ दिक्कत ये थी कि वो सूअर को हराम मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ ने दोनों की मान्यताओं को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, हिंदू की मान्यताओं को भी और मुस्लिम की मान्यताओं को भी। और दोनों के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था पहले से, मतलब लोगों के अंदर जो गुस्सा था, वो इसी चक्कर में फूट गया, यानी कि क्रांति का प्रारंभ हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्रांति के प्रारंभ के बारे में। देखो इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत हुई जनवरी 1857 में। उसमें क्या हुआ था कि वेस्ट बंगाल के कई हिस्सों में लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया कि नई राइफल का जो कारतूस है उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी है। ठीक है, ये बात होना शुरू हो गई। धीरे धीरे ये बात फैलती गई, मतलब पूरे पश्चिम बंगाल में फैल गई। उसके बाद ये फरवरी 1857 में ये बात फैलते फैलते बहरामपुर आ पहुंची। तो बहरामपुर की बटालियन में ये बातें फैलने लगी और वहां से फैलते फैलते मार्च में ये बात बैरकपुर आ पहुंची। बैरकपुर में 34वें बटालियन में एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे। उन तक जब ये बात पहुंची तो 29 मार्च को उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। मतलब विरोध ऐसे किया कि उन्होंने 2 सिपाहियों को घायल कर दिया। जो अंग्रेज सिपाही थे उनमें से एक का नाम था बाग और दूसरे का नाम था। अब इसमें हुआ ये था कि बाघ की मृत्यु हो गई थी, मतलब जो अफसर बाघ थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और 29 मार्च की इस मृत्यु के बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब ये जो थी ना, पूरी चिंगारी बन गई थी कि बारूद का ढेर तो पहले से तैयार है, लोगों में गुस्सा पहले से भरा हुआ है, मंगल पांडे को फांसी देते ही लोग फट गए। मतलब मई आते आते जितने भी बटालियन के ज़्यादातर लोग जो हिंदू और मुसलमान थे उनमें से 80 से 85%, मतलब 80 से 85% ऐसे लोग थे जिन्होंने उस कारतूस को यूज़ करने से मना कर दिया और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। कैसे? इसको हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के विस्तार में। देखो विस्तार कैसे हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ में ये जितने भी सिपाही जो नाराज थे उन्होंने अपनी रेजिमेंट के सभी हथियार लूट लिए और अपने भारतीय साथियों को छुड़ाकर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 11 मई को वो दिल्ली पहुंचे और 12 मई को पूरी दिल्ली पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। आप इस बात को गौर से समझिए कि 10 मई को ये चीज़ शुरू हुई। 10 मई को उन्होंने अपनी रेजिमेंट को लूटा, मतलब उसमें से हथियार लूटे, अपने भारतीय सिपाहियों को आज़ाद करवाया, दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 11 तारीख को वो पहुंचे और 12 तारीख तक पूरी दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने लिए एक नेता चुन लिया जिनका नाम था बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन जब तक ये चीज़ हो रही थी तब तक बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़े हो चुके थे, अराउंड 80 से भी उम्र उसकी ऊपर हो गई थी। तो ऐसे में जो बहादुर शाह जफर का सेनापति था जिसका नाम था बख्त खां, उन्होंने इनका नेतृत्व किया था। देखो ये सवाल पूछा जाता है कि इनका नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया। वास्तविक नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने किया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 1857 के खत्म होने से पहले ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दिल्ली पे दोबारा कब्जा कर लिया था। उसके 2 बड़े कारण थे। पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी थी, उनके पास बहुत सारे हथियार थे, तो ज़्यादा देर टिकने नहीं वाले थे ये लोग। और दूसरा ये था कि दिल्ली एक बहुत ज़रूरी प्लेस है, आपको पता है आज भी बहुत ज़रूरी है, उस ज़माने में भी बहुत ज़रूरी था। तो इसको ब्रिटिशर्स छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन उस वक्त के दौरान अगर आप विस्तार देखते हो तो विस्तार दमदम से शुरू हुआ था। दमदम वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहाँ से शुरू हुआ इसका विस्तार। बहरामपुर पहुँचा, फिर बैरकपुर पहुँचा, फिर मेरठ पहुँचा और अंत में दिल्ली पहुँचा।
दिल्ली पहुंचने के साथ ही लखनऊ के अंदर भी विद्रोह हुआ, लखनऊ से बिहार, बिहार से कानपुर, कानपुर से झांसी, झांसी से ग्वालियर, ग्वालियर से कोटा राजस्थान। मतलब धीरे धीरे करके जो उत्तरी भारत है, नॉर्थ इंडिया है, उसकी काफी सारी जगहों पे ये रिवॉल्ट बढ़ने लगा, काफी जगहों पे लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दक्षिण भारत में जो क्रांति है 1857 की, उसका प्रभाव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला और ये एक बहुत बड़ा कारण बना था कि ये क्रांति आगे चल के असफल हो गई थी। हालांकि इसको असफल नहीं कहा जा सकता, कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक इन्होंने अंग्रेजों पे प्रभाव तो डाला था, लेकिन फिर भी ये ओवरऑल तो असफल ही रही थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि देश के अलग अलग हिस्सों में विस्तार हुआ। तो मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका स्वरूप क्या है, उसके बाद मैंने इसके कारण आपको बताया, कारण के बाद मैंने आपको इसका प्रारंभ बताया और प्रारंभ के बाद मैंने आपको इसका विस्तार बताया कि कैसे शुरू हुई, कैसे इसका विस्तार हुआ। अब यहाँ आपके 3 पॉइंट्स बचते हैं जिसमें से डायरेक्टली प्रश्न बनेंगे। पहला तो ये है कि जैसे मैंने आपको विस्तार बताया है, तो विस्तार में अलग अलग हिस्सों से कौन से योद्धा थे जिन्होंने नेतृत्व किया, मतलब कौन कौन से सेनापति थे, इनको रोकने के लिए कौन कौन आया, मतलब क्रांति को रोकने के लिए भी कोई ना कोई तो आया ही होगा, वो मुझे आपको बताना है क्योंकि इसमें से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा असफलता के कारण और आखिर में मैं आपको बताऊंगा परिणाम, जो कि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर बता दूंगा। आज की वीडियो में आपने ये समझा है कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, उनका प्रारंभ कैसे हुआ और उनका विस्तार कैसे हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और आगे वाली जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो अगले पार्ट में कवर कर दूंगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। अगर इसके अलावा भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन नज़र आता है, कोई क्वेरी नज़र आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।